हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी में बेसिक्स के अंदर रजिस्टर। स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर रजिस्टर क्या होता है? ये एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। इसका सिंबल ऐसा होता है। मान लेते हैं इस वायर में आई करंट बह रहा है, तो जिस डायरेक्शन में बहेगा, जैसे इसमें दिख रहा है, तो इस साइड में प्लस करूँगा और इस साइड माइनस करूँगा, क्योंकि करंट के जाते ही इस कंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो उसके कारण क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल मानते हैं V2। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो जिस भी डायरेक्शन में करंट होगा और जिस तरफ जा रहा होगा, तो पहले वाले का पोटेंशियल दूसरे वाले के पोटेंशियल से बड़ा होगा। ठीक है। अगर उल्टा होता है तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है। और आगे देखते हैं फिजिकल डायमेंशन फार्मूला। तो फिजिकल डायमेंशन फार्मूला से पहले हम लोग को बेसिक समझना पड़ेगा। एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक है। एक सर्कुलर कंडक्टर लेता हूँ, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल लगाता हूँ V। ठीक है। प्लस इधर माइनस इधर, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है। अब क्या होता है, इस पोटेंशियल के कारण इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ई कहते हैं उसे, मान लेते हैं। फिर अंदर छोटे छोटे एटम्स होंगे जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब पे ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा F, वो मान क्या लेते हैं, वो होगा लेफ्ट साइड। ठीक है। F इलेक्ट्रॉन। अब क्या, आगे देखते हैं। तो आया कैसे कि सबसे पहले पोटेंशियल आया V, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आई। इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक फोर्स क्रिएट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज करने के बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन जितने ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेंगे। ठीक है। तो नेट चार्ज हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है। ओवरऑल क्या होगा, हमारा करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ने के बाद हमारी करंट की डेंसिटी बढ़ेगी, जिसको मैं J से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट होके हम लोग सीधे करंट डेंसिटी में पहुँचे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो करंट डेंसिटी J है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड E के। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैं कांस्टेंट यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है। उस कांस्टेंट को मैं सिग्मा बोल दूंगा। सिग्मा देखते हैं बाद में क्या होगा। J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। ठीक है। अब आगे देखते हैं। J को मैं लिखता हूँ करंट पर यूनिट एरिया, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इधर सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखता हूँ पोटेंशियल जो अप्लाइड है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर जितने लेंथ में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, V बाई आई को निकालता हूँ। तो V बाई आई लिखेंगे हम लोग 1/सिग्मा L डिवाइडेड बाई ए। इसी 1/सिग्मा को हम लोग रजिस्टिविटी बोल देते हैं और रो से डिनोट करते हैं, रो L डिवाइडेड बाई ए। और V बाई आई को हम लोग रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है रो L डिवाइडेड बाई ए, जिसमें L है हमारा कंडक्टर का लेंथ। ऊपर देखते हैं, ये L हमारा कंडक्टर का लेंथ है, ये पूरा कंडक्टर का लेंथ। ए है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ए, ये L। और रेजिस्टिविटी है इस कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी। ठीक है। यहाँ से ये बेसिक फार्मूला आ जाता है। आगे देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टर कैसे आता है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फिर एक कंडक्टर ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही इस पे एटम भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और उस एटम्स में भी होती है। तो दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं, तो इसको बोल देते हैं हम लोग एटॉमिक वाइब्रेशन। ठीक है। एटॉमिक वाइब्रेशन।
एटॉमिक वाइब्रेशन के कारण जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की, वो कम हो जाती है और इधर उधर स्कैटर करने लगता है इलेक्ट्रॉन। तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है इसका वो ज़्यादा हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, स्पीड इलेक्ट्रॉन की कम हुई तो करंट हमारा कम होने लगता है। तो करंट जब कम होगा तो हमारी ऑटोमेटिकली रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इसी कारण से हमारा करंट कम हो रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी हमारी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस में के फॉर्मूले में आर से। तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है रेजिस्टिविटी के बढ़ने से। ठीक है, अब फार्मूला कहाँ से आता है इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस का, ये होता है आर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर वो इक्वल टू होता है आर नॉट ई की पावर अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, ई क्या है, ई है एक्सपोनेंशियल, और अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हर मटेरियल का अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अल्फ़ा की यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, टी माइनस टी नॉट, जो एक टेम्परेचर पर हमें निकालना है, और टी नॉट टेम्परेचर पे जिस पे गिवन है, या तो फिर ये इनिशियल टेम्परेचर। अब ये याद रखना कि कम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, ई की पावर एक्स की जो सीरीज़ होती है वो होती है 1 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही डॉट डॉट करके चलता जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस ई की पावर अल्फ़ा डेल्टा टी को एक्सपेंड करते हैं वन उसमें, मतलब कि सिंगल लीनियर फंक्शन में। तो ई की पावर अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाता है 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। ये हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पावर देख लेते हैं इसकी। तो पावर को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब वर्क डन में कैसे लिखूँगा, वर्क डन लिखूँगा जिस पोटेंशियल से, जो कि फिक्स है मैंने अभी जो लगाया है, हम एक कितने चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो P लिख दिया मैंने, V बाहर आ गया कांस्टेंट, और dQ/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो इसको सीधे सीधे लिख दूंगा V × I। तो यहाँ से हमारा पावर का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ से एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी आएगी, इसी को वर्क डन भी कह सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से जहाँ जिस टाइम पीरियड तक चाहिए P × dt। तो इसको बोल सकते हो इंटीग्रेशन 0 से t, और पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, VI dt, VI dt। ठीक है, ये हो गया। चलो यहाँ इसी के साथ रजिस्टर ख़त्म करते हैं, आगे देखेंगे कैपेसिटर।